हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान किस प्रकार से बना। जितने भी जुडिशियल एग्जाम्स होते हैं और अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है जिस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि संविधान किस प्रकार से बना और किस प्रकार से संविधान की कार्यवाही जो है वो चली थी। तो आइए हम समझते हैं भारत के संविधान को। तो भारत के संविधान में हम समझेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में होती है, जिसे वर्तमान में संसद का केंद्रीय कक्ष जो है वो कहा जाता है। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि एस.सी. मुखर्जी जो होते हैं उन्हें उपाध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाता है, जो कि बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो बनते हैं। और इसी 11 दिसंबर 1946 को बी.एन. राव को भारत का संवैधानिक सलाहकार घोषित कर दिया जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है होते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा का प्रारंभ जो है वो उद्देशिका के साथ में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, जो उद्देशिका है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रियम्बल भी जो है वो कहा जाता है। तो उस प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकृति मिल जाती है। तो 22 जनवरी 1947 को हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना जो है उसको स्वीकृति जो है वो मिल जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अब देखिए होता क्या है कि जो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक 114 डेज तक बहस होती है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक की जो है वो बहस होती है और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है और इस समय के बाद में संविधान जो होता है वो बनकर तैयार होता है। तो संविधान कब बन के तैयार हुआ? हमारा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 जो है उसको क्या होता है, बनकर तैयार होता है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है। अब ये जो डेट है ना 26 नवंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो विधि दिवस है, हमारा जो भारत का जो विधि दिवस है वो विधि दिवस हम कब बनाते हैं, वो भी हम लोग 26 नवंबर को बनाते हैं। वो भी हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को बनाते हैं। इसके बाद में देखिए होता क्या है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया जाता है। तो ये जो है 26 नवंबर 1949, ये तो क्या है, अडॉप्ट की डेट है। जब इसको क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, इसको अडॉप्ट किया गया संविधान को। लेकिन ये जो है वो डेट है इसके एग्जीक्यूट की डेट है कि संविधान को एग्जीक्यूट कब कर लिया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्रता दिवस बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। जब संविधान बन के तैयार हुआ था, तो संविधान जब बन के तैयार हुआ था इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 जो है वो इसमें क्या थे, भाग थे। ये कब थे, जब मूल संविधान जो था, जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां,
ये अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां थी और 22 जो है वो भाग थे। वर्तमान में देखिए क्या है कि यहाँ पर 12 तो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये वर्तमान में जो संविधान है उसमें जो है हमें ये समझना है कि वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना होगा। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि संविधान जो शब्द है, संविधान में संविधान की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 393 में दी गई है। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अनुच्छेद 393 में क्या है, संविधान की परिभाषा जो है वो दी गई है। तो संविधान को परिभाषित कहा गया है, संविधान को परिभाषित कहा किया गया है, संविधान की परिभाषा अनुच्छेद 393 के अंतर्गत की गई है और 393 के अंतर्गत संविधान की परिभाषा जो है वो दी गई है। जबकि संविधान के मौलिक उद्देश्यों की बात जो है वो अनुच्छेद 394 में की गई है, 394 के अंतर्गत की गई है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। हमारे संविधान की जो उद्देशिका है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा जो है वो कहा जाता है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वो ये कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है, वह जो है वो संविधान की आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो संविधान की जो आत्मा है या संविधान में जो मूल है वो क्या है, उद्देशिका है। उद्देशिका का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है, हम भारत के लोग यहाँ से होता है। यानी कि यहाँ पे कहाँ से होता है, इसमें हम भारत के लोग जो है वो वहां से होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि भारत के संविधान में सर्वोपरि किसे बताया गया है, भारत की जनता को बताया गया है। इसका मतलब है कि भारत की जनता यहाँ पर क्या है, संप्रभु है। इसका मतलब है कि भारत की जनता जो है वो यहाँ पर क्या है, संप्रभु है। उसके अलावा देखिए रणवीर सिंह वर्सेस यूनियन संघ का वाद था और इसके अंतर्गत जो है, उसके अंतर्गत जो देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और 39A, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39A, जिसके अंतर्गत जो है स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। तो रणवीर सिंह वर्सेस यूनियन संघ के मामले में जो अनुच्छेद 14, 16 और 39A के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इस प्रकार से संवैधानिक अधिकारों की घोषणा जो है वो की गई और इसकी जो है मांग जो है वो की गई थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि हमारे भारत के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र का शासक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो इंग्लैंड के शासक के समान है, यानी कि जो इंग्लैंड का शासक है, ब्रिटेन का शासक है, उसके समान राष्ट्रपति को बताया गया है। राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का शासक है। अब देखिए राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, अब इस कार्यपालिका शक्तियों को अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, इसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। तो देखिए राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां जो होती है वो किसमें निहित होती है, मंत्री परिषद में निहित होती है।
वो किस में निहित होती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है, मंत्री परिषद जो होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है अपना जो भी कार्य करता है वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो अपना हर कार्य किससे करता है? मंत्री परिषद की सलाह जो है उसके अकॉर्डिंग करता है। अब राष्ट्रपति जो होता है उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो है, संविधान जो है वो किसकी बात करता है? संविधान जो है, भारत के संविधान में जो उद्देश्य का है, भारत के संविधान में जो उद्देश्य का है वो इसे लोकतांत्रिक गणराज्य और प्रजातांत्रिक संसदात्मक बनाती है। इसे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है और प्रजातांत्रिक संसदात्मक जो है वो बनाती है। उद्देश्य का जो है भारत के संविधान, उद्देश्य का जो है इसे लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है और प्रजातांत्रिक संसदात्मक बनाती है। अब देखिए, हमारे उद्देश्य का के अनुसार हम ये समझते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत जो है भारत का संविधान जो है वो समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, अखंड गणराज्य है। और यहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसकी संपूर्ण शक्तियां जो है वो जनता के हाथों में निहित है। जनता के प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं जो कि शासन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम ये समझेंगे कि जो इसमें 44वां संशोधन हुआ था, 44वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 301 के अंतर्गत जो है विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर अपन ये समझते हैं कि 44वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार जो है वो घोषित कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार अब क्या है? एक विधिक अधिकार है। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो 86वां संविधान संशोधन जो है वो ये बात करता है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व मौलिक शिक्षा जो है वो प्रदान करनी चाहिए और इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? माता पिता के ऊपर इसका उत्तरदायित्व है। अब यहाँ पर ये समझिएगा कि भारत जो है उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो कि भारत को सार्वभौम जो है वो बनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये अब्राहम लिंकन का कोट है जो कि आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि भारत का संविधान बना। तो हम फिर मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।